नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे शहर शहर बारिश का कहर। उत्तराखंड में भारी बारिश की मौजूदगी ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। कहीं पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को बेहाल कर दिया है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में तो जमकर बारिश हो ही रही है। मैदानी इलाकों में भी जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में मानसून ने 20 जून को दस्तक दी थी, तब से लेकर ये प्रदेश में रौद्र रूप दिखा रही है। बागेश्वर, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक बागेश्वर में इन मानसून सीजन में अब तक 765.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। चमोली और टिहरी भी बारिश के मामले में पीछे नहीं है। हालांकि मैदानी इलाकों जैसे नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में बारिश ने अभी तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। ऊधम सिंह नगर में तो 11% कम बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच ही झूल रहा है। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई तक नैनीताल जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीती रात हल्द्वानी में तेज बारिश ने लोगों को चौंका दिया, जो देर रात तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में नैनीताल, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की संभावना बताई जाती है। ऐसे में विपक्षी दल सरकार की तैयारियों को लेकर नाखुश नजर आता है। इसी पर होगी चर्चा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश ने सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई सड़कें बंद हैं। यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे पर भी बारिश ने आवाजाही को प्रभावित कर दिया है। दूसरी ओर मैदानी इलाकों में कम बारिश के कारण उमस और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर में तापमान स्थिर रहने के बावजूद उमस से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 और 10 जुलाई को भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड क्षेत्र खासकर नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज होंगी। देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश और गरज चमक की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अगले 2 दिन में बारिश का दायरा बढ़ने की उम्मीद है, जिससे तापमान में कमी आएगी। वहीं विपक्षी पार्टियों ने स्मार्ट सिटी के कार्यों व प्रदेश में आपदा की स्थिति में सरकार की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार कह रही थी कि बरसात के मौसम में जिस तरीके से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आपदा से आप देखिए कि जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं। शुरुआती बारिश में ही आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए, जगह जगह मार्ग बाधित हैं। श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है, आम जनमानस को परेशानी हो रही है। बीमार लोग समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, रोजमर्रा ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। और राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन 10 मिनट की बारिश में ही निकलना दूभर हो जाता है। जगह जगह जो है सड़कें जाम हैं। वर्षा ऋतु अभी प्रारंभ है और प्रारंभिक तौर स्तर पर ही जिस तरीके से पहाड़ में घटनाएं हो रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, वो पूरी तरह ये कहता है कि सरकार से वर्षा ऋतु से निपटने के लिए कोई तैयारी सरकार ने नहीं की है। सरकार के दावे मात्र खोखले हैं। स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो देहरादून की जो हालत वर्तमान समय में है, ऐसा देहरादून और देहरादून की सड़कें और नालियां कभी देखने को नहीं। आज आप देखिए, बहुत दावे नगर निगम ने और सरकार ने वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले किए थे कि शहर के जो मुख्य बड़े नाले हैं, जो जिनमें कुछ अंडरग्राउंड भी हैं, उन्हें सफाई कराई जा रही है।
देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे नगर निगम में कार्य हुआ है और वो जनता के सामने है। जहाँ तक पानी भरने की जो बार-बार बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, कई ऐसी जगह पे कई सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो है, उसको लेकर सरकार सजग है। हमारी नगर निगम की टीम जो है सभी जगहों को ऐसे तलाश रही है जहाँ-जहाँ पे ये समस्याएँ आ रही है और उनका तुरंत जो है निदान कर रही है। साथ में भी ऐप के माध्यम से ये भी निर्देशित किया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी भी गली में, किसी भी जगह पे अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो तुरंत नगर निगम की टीम को सूचित किया जाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर तमाम जगहों पर भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती रही है। ऐसे में सरकार की तैयारियों की बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां की हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि 2 दिन मुश्किल भरे रहेंगे और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में भूस्खलन की संभावना है। सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि घूमना कम करें, कुछ जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। साथ ही आपदा सचिव ने कहा कि लोग अपने फोन में सचेत ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि कहां भूधसाव की संभावना है। वहीं मानसून सीजन में आपदा की घटनाओं को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की 42 टीमें तैनात की गई हैं। सभी टीमों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है ताकि कोई भी घटना होने पर तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया जा सके। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर डॉग स्क्वाड और 16 प्रशिक्षित हैंडलर्स की टीम भी नियुक्त की गई है ताकि मलबा आने पर तत्काल खोजबीन शुरू की जा सके। ये टीमें अत्याधुनिक बचाव उपकरणों, मोटर बोट्स, लाइफ जैकेट्स, डीप डाइविंग किट्स, सर्च लाइट्स, मेडिकल किट्स एवं संचार साधनों से लैस हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल रेस्क्यू शुरू किया जा सके। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित होती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि बरसात के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित न हो और आपदा से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर समीक्षा भी कर रहे हैं। इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। मौसम विभाग के लिए कुछ जनपदों के लिए अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जनपदों के लिए अलर्ट है। हम लोग लगातार जनपदों को अलर्ट जारी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे। जैसा कि आपने भी यही बताया कि भारतीय मौसम विभाग IMD के द्वारा इस बार मोर देन एवरेज, अबव एवरेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुराने साल के रेस्क्यू कहाँ हुए हैं और बाढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने हमारी टीम जो है तैनात की गई है पूरे उत्तराखंड में। और मानसून के दृष्टिगत रखते हुए 8 स्थानों पर 12 सब टीमें हमारी 24/7 तैनात की गई है। मतलब प्री डिप्लॉय मानसून से पहले ही 1 जुलाई से पहले ही हमने प्री डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और DMs और SP जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी हमारा संवाद निरंतर बना रहता है। उनसे हम लोग विचार विमर्श करते रहते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे SDRF की टीम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हमने 8 स्थान पर विशेषकर मानसून को दृष्टिगत रखते हुए टीमें तैनात की गई हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और जिस तरह से बरसात के कारण यहाँ पर हर चीज़ प्रभावित हो जाती है और हमारी जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो भी कहीं न कहीं मौसम के कारण और बरसात के कारण जो आपदाएं आती हैं उस कारण वो प्रभावित होती हैं। लेकिन सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और इन आपदाओं से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और 24 घंटे अधिकारी और प्रशासन पूरा तंत्र
यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलर्ट मोड में हैं और लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और स्वयं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा के कार्यों, आपदा जहाँ जहाँ आई है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। देर रात से हो रही प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर कई इलाकों में अपना कहर मचाया है। चमोली जिले के नंदा नगर ब्लॉक के अंतर्गत लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने के चलते मोक्ष नदी उफान पर होने से ग्राम सभा सेरा में नदी के पानी से भारी नुकसान देखने को मिला है, जहां आज भी ग्रामीण दहशत में समय बिता रहे हैं। वहीं 11 जिलों में बाढ़ के हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश का जिम्मेदार चैनल होने के नाते के न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप भी अगर पहाड़ी इलाकों में आने की सोच रहे हैं तो सचेत रहें। फिलहाल अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर लें जब तक मानसून का कहर थम न जाए। खुद भी सचेत रहें और लोगों को भी मौसम से सचेत रहने की राय दें। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, जो स्थितियां हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो देखिए 4 धाम की यात्रा, फिलहाल भले ही ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि उसे रोक दिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या जिस कदर घट गई उससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद अब सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ की शुरुआत हो रही है और ऐसे मौसम में ऐसी बरसात ने प्रदेश के लिए बहुत सारी चुनौतियां एक साथ ला दी हैं। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी गरिमा। हाँ, देखिए, उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है ये ऊंचे हिमालयी क्षेत्र का राज्य है और यहाँ का जो इसका जो भूगर्भीय जो स्थितियाँ हैं वो इतनी मजबूत नहीं है और यही कारण है कि वर्षा ऋतु में उत्तराखंड राज्य के अंदर भूस्खलन की घटनाएं, फ्लड आ जाना, ये इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, ये उत्तराखंड के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रही हैं या आज से पहले नहीं हुई है। ये चुनौतियाँ तब भी थी जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, ये चुनौतियाँ आज भी हैं और ये चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है, बात ये होती है कि इन चुनौतियों को लेकर के सरकार के साथ साथ जनमानस कितना एक्टिव है, वो कितना जागरूक है चीज़ों के लिए। पिछले कुछ समय में ये देखने में आया है गरिमा जी कि उत्तराखंड में जनमानस ने एक तरीके से उसकी पूरी निर्भरता सरकार के ऊपर हो गई है और उसका एक खामियाजा राज्य की जनता को ये भुगतना पड़ रहा है कि अब कोई घटना अगर कहीं घट जाती है तो उसको लेकर के जो एक सामाजिक पहल, जो सामाजिक जागरूकता का पहले एक भावना लोगों के बीच में रहती थी, जो एक व्यवस्था लोगों के बीच में, समाज के बीच में बनी रहती थी, वो अब कट गई है। ठीक है, आज की डेट में जब आपने देखा होगा अक्सर जब वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो सरकार कहती है और तमाम लोग कहते हैं कि भाई जनता के बीच में सामाजिक संगठनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो आगे आ सके। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो देखने में आता है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है जो मैं उत्तराखंड राज्य में देख रहा हूँ कि आपदाओं को लेकर के जनता के बीच में जागरूकता का थोड़ा सा एक अभाव है, उनके बीच में उस ट्रेनिंग का एक अभाव है कि अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उनको किस तरीके से बचाव करना है, कहाँ शेल्टर लेना है। अगर कोई घटना उस क्षेत्र में घट गई है, फ्लड आ गया है, लैंडस्लाइड आ गया है, तो राहत और बचाव कार्य के लिए सरकार पे या पुलिस फोर्स का ही इंतजार नहीं करना है, अपने आप ही एक्टिव होकर के हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इस दिशा में अपने राज्य को थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है, राज्य के नागरिकों को एक्टिव करने की ज़रूरत है और सरकार को इस दिशा में योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि लगातार ये बात निकल कर के आती है क्योंकि देखिए सड़कें किसी भी राज्य के लिए उसकी लाइफलाइन होती हैं। वो न सिर्फ लोगों के परिवहन का मार्ग होती हैं बल्कि रोजगार से लेकर के, खाद्यान्न से लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के, उपचार से लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से हर जगह सड़कों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अक्सर टीवी में देखते हैं, आप समाचारों में देखते हैं कि
कहीं जो है कंडी में या कुर्सी में या चारपाई से उठा करके हम जो है बीमार आदमी को, घायल व्यक्ति को, रोगी को उपचार के लिए लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सड़कों की व्यवस्था ही नहीं है। अब जब सड़कें बनती हैं तो उसके साथ साथ उसके बाद जो स्थिति होती है वो होती है कि उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड काफ़ी होने लगता है। तो जो वैज्ञानिक तरीका है सड़कों को बनाने का, उसमें जिसमें कि हम ब्लास्टिंग जो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उसके जो खामियाजे होते हैं वो बाद में निकल करके आते हैं। तात्कालिक दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन समय के साथ उसके दुष्प्रभाव निकल करके आते हैं। और हमने उत्तराखंड के में इस चीज़ को बहुत करीब से भी देखा है। तो जो एक प्रक्रिया है कि अगर हम इसका कम से कम इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी वैज्ञानिक एक पद्धति के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में कटान का, ताकि सड़कों को बनाने के निर्माण में हमें सहूलियत आ सके और आगे भविष्य के लिए उसका स्थायित्व बना रहे, ठीक, तो उन चीज़ों का उपयोग अगर हम कर सकें तो चीज़ें थोड़ा सा स्थायित्व की दिशा में जा सकती हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि ये इस तरह की घटनाएं या इस तरह की बातें सिर्फ चर्चाओं तक, बहस तक ही सीमित रह जाती हैं, धरातल पर इनका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। तो इसके नुकसान यही हैं कि जो अभी हम निकल करके आ रहे हैं। गरिमा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। देखिए, तैयारियों को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार से सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी तैयारियों के बीच कैसे प्रदेश आगे हो पाएगा, और खासतौर पर चुनाव को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बात देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं प्रदेश में खराब स्थितियों को लेकर। खास मेहमान लगातार बने हुए कुलदीप राणा जी का ही रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, थोड़ी देरी से जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि देखिए हर बार स्थितियां कुछ वैसी ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भौगोलिक स्थितियां कुछ बदल जाएंगी। हर किसी को पता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियां हैं। यात्रा के दौरान एक मौसम ऐसा भी आता है जब बारिश में लैंडस्लाइड्स या भूस्खलन अलग अलग जगहों पर देखने को मिलता है। रास्ते टूट जाते हैं, मलबा गिरने लग जाता है, रास्ते बंद भी हो जाते हैं। लेकिन कभी भी इतनी तैयारी नहीं की गई। एक तरफ विकास इतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या इतनी तैयारी नहीं की जा सकती कि कम से कम मैदानी इलाकों में तो परेशानी ना हो? जो तस्वीरें सामने आती हैं वो इतना परेशान कर देती है। खराब सड़कें बरसात के इस मौसम में और ज़्यादा मैदानी इलाकों के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा देती हैं। तो पहाड़ी इलाकों की तो स्थिति का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। नाले नदियों की तरह उफान पर बहने लग जाते हैं। तो गलती तो कहीं ना कहीं रहती है विभागों की भी। अरे भैया, फोन कट गया है। कुलदीप जी, आवाज़ मिल रही है क्या आपको हमारी? कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। तैयारियों को लेकर विपक्ष सरकार पर पूरी तरीके से भारी नजर आ रहा है। भारी भूस्खलन और नदियों में आया उफान लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ना भी कहीं ना कहीं नदी किनारे बसे लोगों के लिए भी मुसीबत बनकर नजर आ रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके से विकराल हो गई हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। स्वागत कमलेश जी आपका। कमलेश जी, ये बताइए कि आखिर क्यों पर्याप्त तैयारियां नहीं की जाती? हर साल ऐसा मौसम होता है, हर साल ये सारी चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन क्या तैयारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती? विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है अपनी बातों को रखना और उनकी बातों को सरकार को मानना, और सरकार किस तरीके से काम करेगी ये सरकार का कर्तव्य है। और सरकार पूरी ये कोशिश करती है कि बरसात हो या वैसे भी कोई सामान्य अगर मौसम भी है उसमें भी जो है सारी चीजों को दुरुस्त करने का काम करती है। तो बरसात में मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहाड़ों का थोड़ा सा हमारे यहाँ एक जो एक स्थिति है, जो उनकी पहाड़ों की जो परिस्थिति है वो आपको पता ही है कि कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, कभी चटक रहे हैं, कभी गाड़ गधेरे या नदी, इस तरीके का माहौल रहता है। और जब बारिश तेज होती है तो ये सारी चीजों का
थोड़ा सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो अपनी तैयारियां हैं उसमें चाहे हमारी एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो हमारे विभाग है, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी या संबंधित वहाँ नगर निगम, नगर पालिकाएं, सब कर्मचारी इसी चीज में लगे रहते हैं जब कोई इस तरह की आपदा या कोई ऐसी घटना का अंदेशा होता है। क्योंकि बरसात है, सबको पता है कि उत्तराखंड के अंदर जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, और ये हर साल ही होता है। और बेहतर करने के लिए, उन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए, इन सारी चीजों को लेकर के सरकार अपना काम करती है। दिक्कत तब होती है अगर हमारे पास कर्मचारी ना हो, अगर हमारा विभाग काम ना कर रहा हो, और मौसम विभाग का जिस तरीके से अलर्ट होता है और सरकार उसी हिसाब से चलती है। अलर्ट में लोगों को आवाजाही के लिए मना भी करती है, सारी चीजें होती हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती है कि किसी भी जनमानस को हानि ना हो, किसी प्रकार का उसे नुकसान ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अन्य प्रदेशों की अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सरकार के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाए कि सरकार की अपनी तैयारियां नहीं होती है। पहले की बनस्पत अगर अब आप देखेंगे तो हर वक्त हमारा जो विभाग है वो अलर्ट रहता है। हर वक्त हमारे कर्मचारी जगह जगह, चाहे डोजर के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से, तमाम जगह जगह सब खड़े रहते हैं कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो तुरंत वहां पर जो है राहत देने का काम करते हैं। जब इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं और सड़क को तुरंत जो है शुरू करने का, सुचारू करने का काम करते हैं। या कहीं अगर हमारे पहाड़ कहीं दरकते हैं या गिरते हैं तो उन सबको तुरंत साफ किया जाता है और रोड को खोलने का काम किया जाता है। सरकार की अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां रहती हैं। पर मौसम हमारा जब कहर बरपाता है तो उस कहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी टेक्निकल चीजें, हमारे जो जितने वैज्ञानिक हैं वो इन सारी चीजों को देखते हैं और बताते भी हैं, और सरकार उसी का अनुसरण करके उसका काम भी करती है। जी ठीक है कमलेश जी, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास में। आशीष सैनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? अभी कमलेश जी को आपने सुना, उनका कहना है कि भाई प्रदेश में कुछ स्थितियां ही ऐसी होती हैं कि हमें इन सब चीज़ों से जूझना ही पड़ता है। लेकिन क्या ठीक तैयारियां मैदानी इलाकों में भी नहीं हो सकती? पहाड़ी इलाकों की तो हम बाद में बात कर लेते हैं, मैदानी इलाकों की तस्वीरें हम टीवी पर दिखा रहे थे, अभी सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। आशीष जी आशीष जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश जी का ही रुख कर लेते हैं। कमलेश जी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। कमलेश जी आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी कमलेश जी, विपक्ष आखिर देखिए क्यों आरोप लगा रहा है? और दूसरी बात ये कि देखिए आपने कहा कि भौगोलिक स्थितियां कुछ गड़बड़ रहती हैं, हम सहमत हैं इस बात से कि प्रदेश में भौगोलिक स्थितियां खराब होती हैं, लेकिन इन खराब स्थितियों में भी तो विकास आगे लगातार बढ़ रहा है ना, सड़कें बन रही है ना, तो बेहतर क्यों नहीं हो सकती चीजें? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों का जिक्र हो रहा है, जनजीवन मूसलाधार बारिश से मैदानी इलाकों में भी अस्त व्यस्त हो रखा है। सड़कों, एक छोटी सी बारिश में सड़कों की पोल खुलकर आ जाती है कि नगर निगम ने क्या कुछ किया, सड़कें खराब हो रखी हैं, कितने हादसे हो जाते हैं पानी भरे होने के चलते। क्या उन और ध्यान नहीं है? वहां पर कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो परेशान कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, आपने मैदानी क्षेत्रों की बात करी है, और मैदानी क्षेत्रों का भी आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जब हम रोड में चौड़ीकरण करते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं या विकास करते हैं तो उनको और बेहतर रोड को बनाने का काम भी करते हैं। पर जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि हमारे जो मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर जो क्या हमारे नदी नाले हो या सड़कें हो लबोलबाब हो जाती हैं, पानी से भर जाती है, उनकी निकासी के लिए सरकार ने अपनी तरफ से ड्रेनेज सिस्टम को करने का काम किया है। हमने बड़े बड़े नालों की सफाइयां करने का काम किया। अभी नगर निगम की तरफ से, हमारे जो तमाम नगर निगम है उनकी तरफ से नाला गैंग के जरिए हमने जो नदी की तरफ का जो रुख है नालों का, उनको सफाई करने का काम किया। लोक निर्माण विभाग की तरफ से और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो हमारे रोड से जो खड्डे हैं उनको हमने पूरी ये कोशिश करी है कि बरसात से पहले पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें रह जाती हैं गरिमा जी, क्योंकि ये जो विकास का जो हमारा चक्र ये लगातार चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है, उनको भी सरकार दुरुस्त करने का अपना पूरा प्रयास करती है कि किसी को दिक्कत ना हो, चाहे पहाड़ी हमारा क्षेत्र हो और चाहे जो हमारा मैदानी तराई क्षेत्र हो।
अगर मैं बात करूं नदी नालों की, तो बाकी ये बात आपने सही कहा कि हमारा पानी कहाँ जाएगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा। ये सही बात है कि पूर्ववर्ती जिस तरीके से हमने जो यहाँ पर हमारी बस्तियां बसी हैं, नदी जो हमारी एक बहुत चौड़ा स्वरूप हुआ करता था उसका, आज वो एक नाली में तब्दील हो गया। और जिसके लिए सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि भाई गलत तरीके से अतिक्रमण ना हो, ताकि लोगों को ठीक है परेशानी ना हो। कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी, आपने कहा कि देखिए प्रयासरत हैं, लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो कैसे कहा जाएगा कि प्रयासरत हैं? तो लगता है कि सारे प्रयास आपके विफल साबित हो रहे हैं। आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते एक बार। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बढ़िया मिल रही है जी, स्वागत आपका आशीष जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे कमलेश जी को? अभी आपने सुना, उनका कहना है कि खूब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसकी स्थितियां ऐसी हैं, अब लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि भाई नालों के किनारे अतिक्रमण हो गया, वो सक्रिय हो गए इसलिए भर गए। तो आप कहाँ थे जब अतिक्रमण हो रहा था? देखिए जिस समय देखिए अतिक्रमण करना और अतिक्रमण होना दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये अतिक्रमण एक साथ ना होकर धीरे धीरे होता रहता है। सामान्य तौर पे नदियों के पानी की निकासी के जो भी संभावित रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण किया जाना सबसे अधिक खतरनाक है। कुछ जगहों पर लोग जो है, जैसे ग्राम प्रधान है, जो कि मैं आपको बताता हूँ, ग्राम प्रधान बीडीओ और ग्राम पंचायत मेंबर, ये जब भी आपदा की आकलन करते हैं तो इनके पास वो पॉइंट चिन्हित होते हैं जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन अब अगला ग्राम प्रधान का निर्वाचन ही इस शर्त पे हो कि आप हमें अवैध कब्जा करने देंगे, तो आप बताइए कि वो जो पानी के रास्ते को रोकने का, निकासी के रास्तों को रोकने का जो काम जो कर रहे हैं ये लोग, ये कितना घातक हो सकता है। जब तक 10-15 लोग बह नहीं जाते हैं, इसका मकान सब टूटते नहीं और बहुत बड़ी आपदा को ये निमंत्रित करते हैं। राज्य सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि एक जब भी बारिश हो तभी स्थानीय स्तर पर जो उनके अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या पंचायत के अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, उनसे एक आकलन जरूर मांगे कि आपके क्षेत्र में क्या कोई पानी का अटकाव या पानी का जो बहाव का परिवर्तन किया जाए वो हुआ है अथवा नहीं है। यही काम सरकार का था और सरकार ने काम किया नहीं, तो ये बात सच है इसमें। क्योंकि अगर अभी आप देखिए पिछले 10-15 सालों में, क्योंकि पहले तो गांव में जो लोग थे वो अपने अपने आवास में रहते थे, अब उन्होंने जो पानी के निकासी के रास्ते हैं उन पर कब्जे करने का काम किया। उसके अलावा 300 डैम बन रहे थे, 300 डैम एनजीटी के ऑर्डर के बाद बंद कर दिए गए, इसलिए क्योंकि वो पानी के निकास को पहाड़ों में होल्ड कर रहे थे। आप देखिए 300 डैम अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह जगह बने हैं, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बनी है, तो वो पहाड़ों की जो क्षमता है पानी को झेलने की या पानी को रिसने को रोकने की, वो बड़ी सीमित है। लेकिन हमारी जो उस समय जो प्लान हो गए, सब कुछ हो गया और गंगा जी के किनारे भी जो उसमें आसपास से पानी आने वाला है। अब आप देखिए किसी भी हाईवे का अगर कीजिए, अगर देहरादून की मैं बात करूं, देहरादून से उत्तर प्रदेश की तरफ निकलने वाला जो हाईवे है मोहन वाला, उसमें जो पहाड़ों से पानी आता है और वो निकलता है, तो उसमें अब बड़ी बड़ी पुलियाएं बन रही है। उसके बावजूद भी कुछ नए चिन्हित क्षेत्र ऐसे हो रहे हैं जहाँ से पानी निकल रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर भी जल निकासी हो, बारिश के पानी का निकासी हो रही हो, तो वहां पर तत्काल वो ये कोशिश करें कि वो पानी के निकासी की व्यवस्था करने का काम करें। इसमें कोई ये नहीं कि वो कांग्रेस सरकार करेगी या भाजपा की सरकार करेगी या कौन करेगा, लेकिन जो जिम्मेदारी विभाग की है, जो जिम्मेदारी इनका जो डेटा कलेक्शन का काम है, समस्याओं को समझने का जो काम है, ये जब तक पब्लिक को उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, मेरी तो मांग है कि कम से कम एक ऐसा सेंटर जरूर बनाए, एक कॉलेज ऑफिस सेंटर लाइन, जहाँ पे फोन नंबर जो हो, उस फोन नंबर पर फोन करके या हम किसी माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को सूचित करें कि किस जगह पर ये समस्या हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए। तो वो डेटा कलेक्शन का काम अभी तक सरकार ने शुरू नहीं किया। इनका जहाँ मन करता है बना देता है, जहाँ मन करता है छोड़ देता है। देहरादून जैसा शहर जिसमें पानी की हर जगह ढलान है, कोई समस्या नहीं है, वही जल भराव और जिससे पानी का एकदम आता है फ्लो, उससे प्रभावित है। तो आप बताइए कि अगर दुर्गम क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ कौन सुनने वाला है? और जो रास्ते हैं, हाईवे है, वो कई दिन तक बंद पड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास तो मतलब मेरे ख्याल से कोई डेटा कलेक्शन भी नहीं कि कहाँ पर बंद हो रहा है, कहाँ पे पानी सड़क को तोड़ रहा है, कहाँ पे ओवरफ्लो है। तो ये चीजें होनी जरूरी है कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। बारिश को झेलने के लिए के पहाड़ इतने मजबूत नहीं है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और पहाड़ों की रक्षा करने के लिए खुद आगे आना होगा और उसके उपाय सारे बनाने पड़ेंगे। इसमें दल निरपेक्ष बात होनी चाहिए, ईमानदारी की बात होनी चाहिए।
ये हमारे जीवन से, हमारे पर्यावरण से और हमारे आवागमन से जुड़ा हुआ मामला है। ऑल वेदर रोड के नाम पर ऑल वेदर पे जितनी बरसात आती है ऑल वेदर रोड हवा हो जाए, तो वो ऑल वेदर का भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोग्राम है, कैसे कैसे बन रहा है। स्मार्ट सिटी की बात की थी, स्मार्ट सिटी की हवा निकल चुकी है। आज छोटे छोटे गाँव में भी अगर पानी की निकासी, जो गाँव होते हैं वो जनरली पानी के पास ही होते हैं, तो उनकी रक्षा करना भी और पानी के बहाव को नॉर्मली होने देना भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर। ठीक है, लौटेंगे आपके पास आशीष जी। कमलेश जी लगातार बनी हुई। कमलेश जी, अभी आशीष जी को आपने सुना, उनका कहना है कोई प्रयास नहीं किए जाते, अगर ऐसा हो तो स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्यों आखिर ऐसा होता है? और देखिए अभी तो ये भी सवाल उठ रहा है कि चुनाव है, चार धाम है, उसके बाद कांवड़, कैसे आखिर इन सारी स्थितियों से एक साथ निपटेंगे आप? इस खराब मौसम में चुनाव को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार ने कावड़ को लेकर भी अपनी तैयारियां की हैं और कल ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बुला करके सख्त निर्देश दिए हैं कि जो हमारी कावड़ है बहुत ही शांतिपूर्वक चलनी चाहिए। गलत तरीके से गलत तत्व जो लोग आ जाते हैं और कावड़ में अभद्रता और गंदगी, दंगा फसाद करने का काम करते हैं, उनके ऊपर सख्ताई होनी चाहिए। और जो हमारे होटल, रेस्टोरेंट है, तमाम वो ऐसी चीजें जहां पर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाहे हमारी चार धाम की यात्रा चल रही हो, चाहे कावड़ की चल रही हो, और चाहे इस वक्त हमारे चुनाव हो रहे हो, चुनाव को लेकर भी सरकार ने एक पारदर्शिता के साथ में काम करने का जो एक संकल्प लिया है उसको करने का काम कर रही है। और पहाड़ों के अंदर की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का खुद जा रहे हैं, खुद देख रहे हैं इन सारी चीजों को कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति है जिसको हम और ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और इस तरह की आपदा ना आए, लोगों को नुकसान ना हो। अब कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि मैंने कहा ना गरिमा जी, क्योंकि इनके अंगूर भी बहुत खट्टे हो चुके हैं कांग्रेस के, और अतिरिक्त आत्माएं हैं, ये कभी शांत नहीं बैठती है। कांग्रेस की आत्माएं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है और इसीलिए इनको कहीं कोई विकास नहीं दिखाई देता है। इसलिए इनको स्मार्ट सिटी के तहत, आज अगर मैं देहरादून की ही बात कर दूं, खाली राजधानी की, तो जो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, अरे भाई जितनी आप पूरे शहर में उठा के देख लीजिए, तमाम रोडों पर लाइट लगाने का काम हुआ। जो ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतने तमाम वर्षों से खराब चल रहा था, पानी का लगभग 2-3 घंटे तक पानी हमारा नहीं निकल पाता था। आज अगर बारिश खत्म होती है 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही होता है, सारा पानी सीधा नदी में पहुंच जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हुआ। आज अगर मैं बात करूं चक्रोता रोड की चौड़ीकरण की, तो आप देख लीजिए कहीं कोई पानी का भराव नहीं है। राजपुर की तरफ अगर आप चले जाए तो कोई पानी का भराव नहीं है। हाँ, जहां पर ढाल है, जहां पर हमें लगता है कि चाहे अगर मैं घंटाघर की बात करूं, वहां हल्का सा थोड़ा सा दबाव पड़ता है, वहां पानी भरने की स्थिति होती है, लेकिन तुरंत हमारे कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर भी मुझे लगता है कि नहीं लगती और पानी की निकासी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं कह सकती कांग्रेस बिल्कुल भी कि धामी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया। अगर मैं पिछली सरकारों की बात करूं तो घंटों घंटों तक लोग 4 से 5 घंटे जो है आपदा के क्षेत्रों में परेशान रहते थे, उनको दिक्कत रहती थी, रास्ते नहीं खुलते थे, पहाड़ गिर जाते थे, 2-2, 3-3 दिन तक लोग गाड़ियों में बैठे रहते थे भूखे प्यासे। तो उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आज हम कम से कम 2 से 3-4 घंटे के अंदर अंदर ट्रैफिक भी खोल रहे हैं, पहाड़ों को दुरुस्त भी कर रहे हैं, वहां से मलबा हटाने का काम करते हैं, रोड को साफ करने का काम करते हैं। जो गाड़ गधेरे हमारे आ रहे हैं, पहाड़ों से जब गाड़ गधेरे आते, पानी आता है तो गाड़ियां तक बह जाती है। कल की इतनी भारी बरसात थी, आप देख लीजिए हरिद्वार में भी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, क्योंकि जब गाड़ियां खड़ी थी, पानी का फ्लो आया तो गाड़ियां भी आगे बहती भी गई। तो अब जो गाड़ियां खड़ी है उनको सरकार कहाँ उठा करके ले जाए, ये तो व्यक्ति विशेष को खुद ही देखना पड़ेगा, उसको गाड़ी कहाँ खड़ी कर रही है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। और सरकार जो पार्किंग देती है, अगर पार्किंग में सही तरीके से लोग अपनी गाड़ियां लगाए तो मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी उनको कि उनकी गाड़ियों में कोई दिक्कत आए या पानी भर जाए या पानी में बह जाए चीजें। तो सारी चीजों को दुरुस्त करने का काम सरकार का है और वो कर रही है। और पर मैंने गरिमा जी आपको एक बात कही कि जो हमारा विकास है वो निरंतर चलने वाला एक ऐसा पहिया है कि जिसमें हम रोज भी काम करेंगे 100%, तो भी हम 90% ही आएंगे, 10% फिर रह जाएगा, फिर अगले दिन हम 100% करेंगे, फिर 90% रह जाएगा, क्योंकि जरूरतें हमारी हमेशा रोज रहती है। हम लोगों को
एक जो एक इंसानी उसमें हम रूप में है, तो कहीं ना कहीं हमारी लेकिन 90% तक तो पहुंचिए, 90% तक तो पहुंचिए, 90% तक पहुंचने वाली तस्वीरें नजर नहीं आती। यही सवाल विपक्ष कहता है। हम कब कह रहे हैं कि आप एकदम बिल्कुल राम राज्य से तस्वीर खड़ी कर देंगी, लेकिन कम से कम कुछ हर साल समस्याएं आती हैं, तो उस लिहाज से थोड़े इंतजामों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनको दुरुस्त करने का काम करते हैं, हर साल सबक भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी कह रही है कि 90% तक हम विकास करते हैं, लेकिन क्योंकि विकास का पहिया ऐसे चलता है कि हर दिन नई जरूरतें आ जाती हैं, लेकिन क्या उस हद तक विकास हो रहा है, उस नजरिए से हो रहा है? नहीं, ये मैं इनकी बात से थोड़ी सहमति रखता हूँ। ये पूरा विकास कर रहे हैं, जितना ये बोलते हैं उसका पूरा विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा नारंगी रंग का, जो भाजपा वाले लगाते हैं जी। अगर आप बिल्कुल अपने प्राकृतिक आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी समस्याएं दिखाई देगी, और लेकिन उनका समाधान भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आपको समस्या दिखाई देगी और समाधान नहीं मिलेगा, समाधान है। लेकिन अतिक्रमण करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। सड़कों पर कब्जा करने वाले लोग कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो गधेरे और नाले हैं उन पर कब्जा करने वाले लोग, वो सब भाजपा के लोग। तो ये अचानक कहाँ से निकल के आते हैं? अभी हर जगह अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी तरह के अपराध हैं, अगर वो करने वाले एक जगह बता दीजिए, गरिमा जी से एक स्थान पूछिए कि जहाँ पर कांग्रेस के बदले भारतीय जनता पार्टी की कोई कॉलोनियां, एक बता दीजिए सैनी जी कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करवाया, इस नेता के नाम से कॉलोनी बनी है। और मैं कांग्रेस की आपको दर्जनों कॉलोनियां, दर्जनों आशीष जी को सुन लीजिए, कमलेश आशीष जी को सुन लीजिए, फिर बोल लीजिएगा, एक एक करके बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि आप करेंगे क्या उसमें? आप गारंटी देंगे कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे? अगर आपका हिम्मत है तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे आप बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या किए हुए हैं, किस किस किए हुए हैं। चैनल पर बैठ के सैनी जी झूठ बोलना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये कांग्रेस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। आशीष बताइए, ये जो मुंह से गोलगप्पे बना रहे हैं आप बताइए ना, एक नेता का नाम तो बताइए भारतीय जनता पार्टी का। नहीं है आपके पास, आप केवल गुमराह कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के। गरिमा जी इनसे बोलिए, झूठ ना बोलिए। ठीक है, आशीष जी को पूरा कर लीजिए। आशीष जी देखिए, आप लास्ट में वो सवालों का आपके जवाब दे देंगे, आप पूरा कर लीजिए। नहीं है ना जवाब इनके पास, गरिमा जी नहीं है। मैं बताऊँ जो है नदी नालों में जा कॉलोनियां बताइए, मैं नाम बताऊँ नेताओं के इनके। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए आप इतना ही कर दीजिए कि जिस भारतीय अरे आशीष जी, आप नाम बताइए, वो नाम पूछ रही है, अब वो नाम पूछ रही है, तब आपको नाम बताने में क्या आपत्ति है? बताइए खुलकर। कार्रवाई तो सरकार को करनी है, कार्रवाई होती रहेगी। कार्रवाई नहीं होगी ना, कार्रवाई नहीं होगी। मुझे बताइए कौन सा अधिकारी कार्रवाई करेगा? ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना आशीष जी, ये आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। आप वो आपसे नाम पूछ रहे हैं, आप नामों का जिक्र कीजिए ना। निशाने पे लगी ठीक, नहीं लगी ठीक, ये केवल बोल सकते हैं, बस झूठ बोलने का काम रह गया अब इनका, और कुछ भी नहीं है। इनके बड़े नेता हरीश रावत जी झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे राहुल गांधी जी का अनुसरण कर ले। अरे फेलियर इंसान का अनुसरण करेगी भारतीय जनता पार्टी, सफल इंसान का अनुसरण होता है, फेलियर इंसान का नहीं होता अनुसरण। इनके नेता यही झूठ बोल रहे हैं। इनके नेता कह रहे हैं कि जी खेती में जो सीएम धामी ने किया वो राहुल जी का अनुसरण किया। अरे भाई, ऐसे फेलियर इंसान का अनुसरण करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? जरा पूछ तो लीजिए। एक नाम नहीं बता पाएंगे सैनी जी, और मैं बता देती हूँ दर्जनों नाम अभी गरिमा जी कि कांग्रेस के नेताओं ने कहाँ कहाँ घाट गधेरे कब्जा रखे हैं, कहाँ इन्होंने कॉलोनियां बना रखी है, कहाँ ये नदियों में बसे बैठे हैं। मैं बता सकती हूँ अभी, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी नाम दे देती हूँ, लेकिन ये नहीं बताएंगे और झूठ बोलेंगे बैठ करके यहाँ पर भी, इतनी बड़ी बात बोलेंगे। मुझे ये बताइए ना कि जो अतिक्रमण भाजपा के लोगों ने कर रखा है, आपकी इतनी बड़ी नमकीन बिस्कुट और चाय की सरकार है। चलिए आप बताइए सैनी जी, मैं आप नेता का नाम बताइए ना, मैं बताऊँ, मैं शिकायत करूंगी, फिर आप बताइए नेता का नाम। कोई राज नहीं है, मतलब कि आप डिबेट में बैठ करके इस तरह का झूठ बोलेंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे बढ़िए, प्लीज आप लोग आगे बढ़िए। आशीष जी आगे बढ़िए। अगर आपको नाम नहीं बताना तो फिर उस बात को ऐसे ही हवा में तीर मत चलाइए। आशीष जी बात बताने की नहीं है। ठीक है। आशीष जी आप एक जगह पर अटक क्यों जाते हैं? देखिए हो गया, आप अगर नामों का जिक्र नहीं कर सकते तो फिर आधी बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुद्दे पर आइए कि आखिर भारी बारिश के इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? ठीक है आशीष जी, हो गया, अब हो गया। आशीष जी मुद्दे पर आइए, अब उस मुद्दे से आगे बढ़िए। ये बताइए कि क्या जो इंतजाम है उनमें कहाँ पर कमी रह रही है? हर साल वही चीजें आती हैं और हर साल वही दिक्कतें, क्या किया जाना चाहिए और सरकार की ओर से? आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है।
हाँ। आपने कहा कि जो इंतजाम में कहाँ कमी है, मैं कह रहा हूँ कोई इंतजाम ही नहीं है तो कमी कहाँ से ढूंढने करते, कोई इंतजाम नहीं कर रखा, सिर्फ थोड़ी गाल बजाई कि सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे, थोड़े दिनों बाद बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, जल भराव होगा ही, खत्म हो गई बात, बस कौन पूछ रहा है। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि देहरादून से लेकर देहरादून में, हरिद्वार में किसी पुल को ढूंढ लीजिए, मैं कह रहा हूँ पुल के ऊपर पानी भर रहा है, और बताइए आप कहाँ ढूंढेंगे आप, पुल तो फिर भी सड़क से ऊंचाई से बनता है, पुल के ऊपर पानी भरने का क्या मतलब है। तो ये जो चीजें इन्होंने करी है, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया, ना ही इनके एजेंडे में है, ना ही इनके विजन में है। दरअसल ये लोग सोच रहे हैं कि पानी है, अपना रास्ता पकड़ के निकल देगा, बात खत्म हो जाएगी, बस ये इतने पर ही टिके हुए हैं, इससे ज्यादा इनका कोई इच्छा है नहीं करती। ठीक है कमलेश जी जवाब दीजिए, कोई इंतजाम ना होने की बात आशीष जी कह रहे हैं। अब देखिए, अब ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, बताओ अब इन बातों का कोई सिर ना पैर। ये कह रहे हैं पुल के ऊपर पानी बह रहा है, भाई जब ऊपर से फ्लो आएगा, जब ऊपर से फ्लो आएगा, अगर छोटे मोटे जो हमारे छोटे छोटे पुल बने हैं, पुलिया बनी, अगर उनके ऊपर पानी आ रहा है तो उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है, पानी आगे जा रहा है उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। अगर सरकार ने इंतजाम ना किए होते गरिमा जी, तो आप देखते कि पिछली तरह की, जिस तरह पिछले वर्षों की तरह यहाँ पे लोग नदी नालों में ही बह जाते हैं। अब तक तो इतनी तेज बारिश इस समय हो रही है, तो अब तक तो नदी नाले बह जाते। सैनी जी आप झूठ भी बोले तो ऐसा तो बोले कि वो लगे तो नहीं जनता को। जनता देखिए, जनता आपको इसीलिए नकार रही है, देखिए सैनी जी, जनता इसीलिए नकार रही है कि आपके बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं, आपके कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं। समझ में ये नहीं आता, जब आपके पास आंकड़े नहीं होते, जब आपके पास जवाब नहीं होता, तो आप ऐसा आरोप लगाते ही क्यों है सैनी जी? आप ऐसा आरोप लगाते ही क्यों है? आप सीधा सीधा कहिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये और अच्छे काम करने चाहिए, तो हम करेंगे ना। भाई आप बताइए ना कि भाई सरकार को ये अच्छे कार्य करने चाहिए, आप और करेंगे अच्छे काम। लेकिन कांग्रेस केवल आरोप लगाएगी, झूठ बोलेगी। कोई नया निर्माण कराओ, सैकड़ों इंसान के साथ मैं डिबेट गरिमा जी कैसे करूं बताइए? ये लगातार लोग सुन रहे नहीं है, ऐसे में ऐसे हो गई है भाई। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, निर्माण पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, लेकिन आशीष जी कोई भी इंतजाम ना करने की बात जो आप कह रहे हैं, आशीष जी आप कह रहे हैं कोई भी इंतजाम नहीं किया, अगर कोई भी इंतजाम नहीं किया तो फिर सारी चीजें तो खराब नहीं है। गरिमा जी इनसे ये पूछिए कि हरिद्वार से देहरादून में आते हैं, आधा घंटे में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? ये जो आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ करके, इनसे पूछिए हरिद्वार से ये देहरादून में पहुंचते हैं आधा घंटे में। इनको शर्म ही नहीं आती है झूठ बोलने के लिए, बस खाली झूठ बोलना है, गलत तरीके से बयानबाजी करनी है। सैनिक जी आप यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं हरिद्वार से देहरादून में आधा घंटे में? गलत बात ना बोला करिए आप चैनल में बैठ करके। आपका एक बार बताइए, अगर सरकार के इंतजाम न होते तो अब तक तो देहरादून भी हो जाता पानी में और हरिद्वार भी हो जाता। कैसी बातें करते हैं आप? अरे भाई कैसी बातें करते हैं? हरिद्वार में हमारी पार्किंग की व्यवस्था में आप देख लीजिए, हमने टाइलें वाइलें लगा करके लेकिन घाटों के किनारे तो अभी भी ठीक स्थिति नहीं है कमलेश। अगर कुछ घाटों को छोड़ दें या पैड़ी को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जगहों पर कोई स्थिति खास विशेष नहीं तैयार की गई है। हाँ हम मानते हैं कि पैड़ी पर अच्छी तैयारियां हैं। हाँ गरिमा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि घाटों के किनारे देखिए, घाट जो है हमारे अलग अलग जो हमारी धर्मशालाएं हैं उन सबके अपने अपने घाट है, वो अपने हिसाब से करते हैं। अगर वो सरकार को प्रस्ताव देते हैं तो सरकार उन घाटों को बनाने का काम करती है, करने का काम करती है। एक एक करके बोलिए आप लोग प्लीज। नहीं मैं गरिमा जी आपसे कहना चाहता हूँ, पानी की निकासी के लिए उत्तराखंड का एक गाँव बता दीजिए जहाँ इन्होंने 2 ईंट रखने का भी काम किया हो। अरे भाई आपका हरिद्वार शहर बिल्कुल डूबा रहता था पानी में। सैनी जी आपको बोलने से पहले थोड़ा समझना चाहिए, आपका हरिद्वार डूबा रहता था कि नहीं जहाँ आप रहते हैं? आज वहाँ पानी आपको दिखाई दे रहा है? आप शहर के अंदर जहाँ हर की पौड़ी है, जहाँ पर पानी जहाँ पे भरा रहता था, आज वहाँ पानी दिखाई दे रहा है आपको? आप कैसी बातें करते हैं? शहर के अंदर जहाँ हमारी दुकानें हैं वहाँ पानी भरता था हर बार। अब आपकी इस बार आप जाके देख लीजिए, पानी 10 मिनट के अंदर पानी निकल जाता है बाहर वहाँ से। अब सैनी जी सुनना तो ठीक है। देखिए उम्मीद यही है कि जो चीजें गड़बड़ हैं उन्हें भी ठीक किया जाएगा। ठीक है आशीष जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन उम्मीद यही कि साल दर साल चीजें बेहतर होंगी और जो लोगों के सामने समस्याएं आती हैं उनमें कमी आएगी। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।